हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था और आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में आइसोमेरिज्म को देखने वाले हैं, जिसमें ये क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का है। पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता है आइसोमेरिज्म को। दैट इज नंबर वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमर। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सेकेंड वन इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है आपको क्लास 11th में पढ़ना होता है। ये जो पूरी टॉपिक है वो क्लास 11th की टॉपिक है। ये पूरी टॉपिक क्लास 12th की टॉपिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि ये पार्ट आपको अभी बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। तो ये पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि स्टीरियो आइसोमर दो तरीके से फर्दर डिवाइड किया जाता है, दैट इज कन्फिगुरेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। सो कन्फिगुरेशनल आइसोमर को हम दो तरीके से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, एंड कन्फॉर्मेशनल को दो तरीके से, दैट इज स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड आइसोमर, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। एंड स्टीरियो का मतलब होता है 3D यानी कि स्पेस, है ना। स्पेस, स्टीरियो का मतलब सिंपल सा स्पेस, जहां पे 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। वहां पे आप देखेंगे कि जस्ट हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं और उस कंपाउंड को जस्ट स्पेस में हम रोटेट कर देते हैं। हम जहां जो मॉलिक्यूल है अटैच्ड, वो उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं अटैचमेंट से, हम जस्ट उसको रोटेशन करते हैं और रोटेशन के कारण बनने वाला आइसोमर को ही स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे स्पेस में जस्ट हम ट्विस्ट करते हैं, रोटेशन करते हैं, उसके कारण हमें एक नई पॉसिबिलिटीज मिलती है, उसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो वो कंपाउंड तो सेम ही रहता है ना, कंपाउंड में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते हम, जस्ट उसका रोटेशन करते हैं। तो कंपाउंड एज इट इज सेम रहा, तो उसकी नोमेनक्लेचर भी क्या होगी, सेम। तो ये फिक्स है कि स्टीरियो आइसोमर की नोमेनक्लेचर हमेशा क्या रहती है, सेम। जो कि हमें अब स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ना है, क्लास 12th का सिलेबस में है, तो हम डिटेल में क्लास 12th में इसको देखेंगे। अब आइए हम जिससे पढ़ना चाहते हैं, जो अपने सिलेबस में है, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। और वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा 11th क्लास में है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमर। बट आपको क्या क्या कवर करना है आपके सिलेबस में, ये 3 है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर। बट मैं आपको यहाँ पे 4 पढ़ाऊंगा। मेटामेरिज्म भी आपको पढ़ाऊंगा, टोटोमेरिज्म भी पढ़ा देता आपको, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए आपको और भी बहुत कुछ जानना जरूरी है, जो कि आप क्लास 11th में सीखते हैं। उसके बाद टोटोमेरिज्म आपको समझ में आता है। लेकिन ये 4 चीजें मैं तो आपको यहाँ पे बिना किसी कॉन्सेप्ट का, प्रीवियस कॉन्सेप्ट का या आगे पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट से पहले ही मैं इन चारों को समझाने में आपको सक्षम हो सकता हूं। इसीलिए मैं ये चारों ट्राई करूंगा आपको समझाने की। हालांकि क्वेश्चंस आपके जो मेनली पूछे जाएंगे वो यही 3 से पूछे जाएंगे, आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर। मेटामेरिज्म से आपकी क्वेश्चन नहीं होगी, और मेटामेरिज्म 2 से 3 मिनट मुझे लगेगा बताने में, तो मैं बता दूंगा, इसको खत्म करूंगा ये चारों को, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर कि उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होता है हमेशा इसकी नोमेनक्लेचर अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, यानी कि अटैचमेंट अलग होगा। कोई कार्बन इससे जुड़ा है तो वहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी इधर उधर होगा, पोजीशन भी अलग होगी, चेन भी चेंज हो सकता है। तो चेंज यहाँ पे हो रहा है, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन या पोजीशन किसी की चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर जो होगा वो चेंज होगा। जबकि यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी कंपाउंड के साथ में, जस्ट रोटेशन होता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि ऑलवेज यहाँ पे डिफरेंट नोमेनक्लेचर आएगा और यहाँ पे ऑलवेज सेम नोमेनक्लेचर आएगा। ये सबसे बड़ी डिफरेंस है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर का, ओके। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। अब आइए हम एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिफाइन करें और चीजों को प्रोसीड करें, है ना। तो आइए अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को पढ़ना है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या करना है आइए समझते हैं। पहले डेफिनेशन दे दूं, उसके बाद मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सच कंपाउंड्स which have
which have same molecular formula, same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, but different structural formula, different structural formula है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हो, या फिर आप डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कह दो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कहते हैं ताकि ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in their molecules, are known as structural isomers. Structural isomers. And the phenomenon is known as structural isomerism. Structural आइसोमेरिज्म, यानी कि आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो दोनों में फर्क नहीं है। कुछ फर्क है बेटा, यहां देखो मैंने लिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जबकि यहां लिखा है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म प्रोसेस होता है, फिनोमिनन होता है ना। और डेफिनेशन एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर का हमने ऐसा लिखा कि सच कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होने चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इसी प्रोसेस को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसे हम मेनली 3 तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज चेन आइसोमर। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी मैं आपको बताऊं, कैसे पहचानोगे कि कोई वो चेन आइसोमर है। तो यहां पे की पॉइंट याद रखना, मैं की पॉइंट लिख देता हूं। की पॉइंट, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन मस्ट बी सेम। लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन must be different। ठीक है, सो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन मस्ट बी डिफरेंट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखना है। अगर लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन अगर बढ़ गया या घट गया तो समझ लेना कि वो चेन आइसोमर होगा। लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि बढ़ घट गया अगर, तो आप आराम से कह सकते हैं कि वो चेन आइसोमर होगा। अच्छा, दूसरा आइसोमर कैसे पहचानेंगे सर? पोजीशन आइसोमर किसको कहते हैं? सो यहां पे पोजीशन आइसोमर कैसे पहचानोगे कि कोई पोजीशन आइसोमर है या नहीं है? देखो, ये तो मैं की पॉइंट बता रहा हूं, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो आप पूरा यही लिखना है ना, लास्ट में लिखना कि लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन मस्ट बी डिफरेंट, सब कुछ यही होगा है ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन। यहां पे पोजीशन देखो, यहां पे सबसे पहली बात यहां पे की पॉइंट में क्या लिखोगे? की पॉइंट, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन मस्ट बी सेम
इस जगह पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन मस्ट बी सेम। यहां पे ये जरूरी है कि सेम होना चाहिए मेन चेन का कार्बन, तो डिफरेंट क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ व्हाट, अनसैचुरेशन। सो अनसैचुरेशन का मतलब क्या समझ में आया, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन का मतलब कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर हम यूं कह लें कि यहां पे आप कह लें फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जरूर क्लियर हो जाएगा कि कितने आइसोमर और कौन से आइसोमर हैं ये बताने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यही दोनों को सीखेंगे, है ना। तो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपको बताना है कि कौन सा इसमें चेन आइसोमर है, कौन सा इसमें पोजीशन आइसोमर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पे हम करते हैं सबसे पहले, क्या आप बताइए, एक कार्बन आपको दे दूंगा तो क्या आइसोमर पॉसिबल होगा? एक कार्बन देने से आप आइसोमर बना सकते हो? नेवर, नहीं बना सकते। मैं आपको 2 कार्बन दे देता हूं तो क्या आप आइसोमर बना सकते हो? नो। मैं आपको 3 कार्बन दे देता हूं तब क्या आप आइसोमर बना सकते हो? नो। आपको 4 कार्बन दे देता हूं तब क्या आइसोमर बना सकते हो? तो मैं बोलूंगा यस। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अल्केन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्केन की बात कर रहा हूं, यानी कि CnH2n+2 वाले की बात कर रहा हूं कि अगर इसमें 4 कार्बन मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको आइसोमर शो करने के लिए। कैसे सर? अगर आपके पास 4 कार्बन होगा तो आप इसी 4 कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे बेटा, यहां पे ये तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ऐसे ही बनाओगे। यहां पे भी लिखना चाहो तो लिख लो, ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है। तो आपको तो पता ही है कि कैसे हाइड्रोजन पुट करना है, बस बॉन्ड देख लो कार्बन कितना बनाया है और जो घट रहा है उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दो। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H, कितना हो गया, 3 3 6 और 4 10, C4H10। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, C4 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है तो हाइड्रोजन 10 लिख दो। आपने देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देख लो, इसका नोमेनक्लेचर लिखोगे तो क्या लिख पाओगे आप? ब्यूटेन सिंपली लिखोगे बेटा, इसका नोमेनक्लेचर ब्यूटेन लिखोगे। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बोलो? ये 1 2 3, सो यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो नोमेनक्लेचर अलग हुआ या नहीं? 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसकी नोमेनक्लेचर अलग है, इसकी नोमेनक्लेचर अलग है, हेंस दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर बिकॉज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहां पे इन दोनों के बीच में, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और डिफरेंट नोमेनक्लेचर है। डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही दूसरे से मतलब रिलेट करता है। तो डिफरेंट नोमेनक्लेचर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, या डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट नोमेनक्लेचर, जैसा भी आप बोले, जो भी आपको आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये देख लीजिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर बेटा। अगर मैं चेन और पोजीशन में से बोलूं कि कौन सा आइसोमर होगा तो आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए? यहां पे मैं कहूंगा कि ये चेन आइसोमर होगा। मैंने पूछा क्यों, तो आप कहें कि सर लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन इसका देखिए तो 4 का है, जबकि यहां पे लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन ना कितने का है? 3 का है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। मेन कार्बन चेन कितने का? यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, जबकि यहाँ पे कितना है? 3। तो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज हो गया, तो यानी कि ये चेन आइसोमर होगा। देख रहे हो, बना पा रहे हो ना?
तो ये हो गया आपको बेटा कि कार्बन नंबर 4 से ये फिक्स हो गया कि आपको कितने बना सकते हो, 2 आइसोमर, यही 2 आइसोमर बना सकते हो, इसके अलावा और कोई आइसोमर नहीं बनेगा इन दोनों के अलावा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम C5, C6 एंड C7 के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आंसर आपको पहले ही बता देता हूं, आप ट्राई करने की कोशिश करो। सो मेरा ATM पिन है बेटा 2359, मेरा ATM पिन क्या है 2359, यानी कि आपको 4 कार्बन लोगे तो 2 आइसोमर आएगा, 5 कार्बन लोगे 3 आइसोमर आएगा, 6 कार्बन लोगे 5 आइसोमर आएगा, 7 लोगे तो 9 आइसोमर आएगा। चलिए 1 बाय 1 सबको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बनाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना लिए तो समझ लेना कि आपका आधा से ज्यादा काम खत्म हो गया। चलिए मैं ट्राई करता हूं C5 के लिए, 5 कार्बन के लिए ट्राई करता हूं। कैसे मैं ट्राई करूंगा देखना। मैंने 5 कार्बन को इस तरीके से लिखा, CH3, CH2, 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 CH3, 5 कार्बन हो गए। मैं क्या करता हूं कि ये तो सिंपली लिख दिया मैंने, एक अब ऐसे बना सकता हूं इसको, देखो CH3, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन को कम कर दो, तो CH3, CH2, CH लिख देता हूं यहाँ पे 3, और एक यहाँ पे CH लिख देता हूं, यहाँ पे CH3 लिख देता हूं, 4 हो गए, और एक इसको हटा देता हूं, और एक को मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर देता हूं CH3 को सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, क्या मैं इसको अब यहाँ पे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर से वही चीज हो जाएगी। आप लिख करके देखिए, लिख करके जरूर देखा कीजिए बेटा, तभी आपको पता चलेगा कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। आप यहाँ पे लिख के देखोगे तो वही सेम नोमेनक्लेचर आ जाएगा, जो इसका नोमेनक्लेचर है वही इसका भी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग उस बार इधर से करने लग जाओगे। तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, तो फिर से लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज करो, यानी कि अब लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3, देन CH, एंड देन यहाँ पे CH3 3 कार्बन का, और 2 कार्बन अब इधर लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। तो अब कितना क्या हो गया लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन। देखो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन जरूर बनाते चलें, मेरे हिसाब से आपको लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन जरूर ड्रॉ करते चलना चाहिए, ताकि आपको लास्ट में कोई भी चीज का जवाब देने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट थे, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट था यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं इसके पास। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और आइसोमर बन सकता है। तो हमने कहा था कि 5 कार्बन के लिए कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे, और यही 3 बनेंगे। इसका नाम होगा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको या 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अलग नोमेनक्लेचर हुआ, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, सबका फार्मूला चेक कर लो आप, C5H10 ही आएगा। चाहे आप इसका चेक कर लीजिए, इसका कर लीजिए या इसका कर लीजिए, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आएगा बेटा, ये फिक्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला विल रिमेन सेम। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आइसोमर ही नहीं होगा, ये तो तय बात है। इसकी नोमेनक्लेचर देख लो कितनी होती है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, तो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल क्या होगा, प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये आपकी नोमेनक्लेचर। हमने क्या देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। आप देख लीजिए यहाँ 5 कार्बन हैं और हाइड्रोजन आपको 3 चौके 12, और एक यहाँ पे सॉरी C5 5 2 10 + 2, यहाँ पे C5H12 होगा ना बेटा, 10 2 12, CnH2n + 2 ना, C5H12 होगा ना। तो देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन तो होगा नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड तो कार्बन का बन जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया था। अब काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको कितना आ रहा है, C5H12 आ रहा है। यहाँ पे भी कितना आ रहा है देख लो काउंट करके, यहाँ पे भी C5, और काउंट कर लिए 3 3 6 और 3 9 9 2 11 और 1 12, तो C5H12 आ रहा है यहाँ पे भी। यहाँ देख लो C5 और H12 आएगा, यहाँ पे 6 और 6 12, तो हो गया 12, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या देखा, डिफरेंट आइसोमर। तो मैं अगर पूछूं बताओ कि 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, चेन आइसोमर की पोजीशन आइसोमर, क्या बोलोगे? आपको बोलना पड़ेगा सर चेन आइसोमर। मैंने पूछा क्यों, तो सर लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज हुआ है, पहले वाले में क्या है 5 लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन में, दूसरे में 4 है। अच्छा मैं पूछूंगा कि 2 एंड 3 में बताओ, तो
तो 2 एंड 3 में भी बोलोगे सर चेन आइसोमर। मैंने पूछा क्यों, तो आप बोलोगे सर अगेन लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज हुआ है। मैं पूछूंगा 1 एंड 3 में क्या हाल है, मैं पूछूंगा आपसे 1 एंड 3 में क्या हाल है, तो आप बोलोगे सर अगेन चेन आइसोमर बिकॉज लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये चेन आइसोमर है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे तीनों पेयर्स जो बना दिए वो चेन आइसोमर बना दिए। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये तो था अपना चेन आइसोमर की, और 5 कार्बन में भी हो गया। 6 कार्बन में हम ट्राई करके देखते हैं। आइए तो 6 कार्बन में ट्राई कीजिए। मैं अब सिर्फ कार्बन लिखूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे को लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन कम करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और एक को फ्री कीजिए, एक को यहां पर रख दीजिए। फिर से क्या कीजिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 2 में रखे थे अब 3 में रख दीजिए, है ना। कोई सोचते हैं, कोई बच्चा सोचता है सर 1 में क्यों नहीं रखते हो, रख के तो देखो बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही हो जाएगा आपका। 1 में अगर यहाँ पे रख दिए इस कार्बन को तो वही हो जाएगा ना लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन, फिर यही आ जाएगा आपको, है ना। तो वो नहीं रख सकते, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं। अब ये हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ रखेंगे तो यही वाला बराबर हो जाएगा दूसरा नंबर के साथ में। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो आप यहाँ नहीं ले जा सकते कार्बन को। 4 में क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज करिए आप, 1 2 3 कार्बन का ले आइए। अब आपके पास हाथ में यहाँ पे कितने हैं, सॉरी 3 नहीं 4 यहाँ पे ले आइए। 4 ले आने के बाद अब आपके हाथ में 2 कार्बन फ्री हैं, तो एक कार्बन को यहाँ लगाइए, एक कार्बन को यहाँ लगाइए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 3 और सेम ही कार्बन पे दोनों कार्बन को ऐसे करके लगा दीजिए। ये 5 पॉसिबिलिटीज होगा, मैंने बताया था C4 C5 C6 C7। सो 2 3 5 9 वॉज माई आंसर। और इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा बेटा। अल्केन की बात कर रहा हूं, ये बार बार दिमाग में जरूर रखना। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, है ना। तो आप चलिए हाइड्रोजन तो पुट कर लोगे ना, हाइड्रोजन तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख लो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। देन यहाँ पे देख लो ये 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये वाला 3 मिथाइल। सो 3 मिथाइल एंड देन क्या हो जाएगा पेंटेन। सो 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट ये वाला आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। तो आप नोमेनक्लेचर भी यहाँ पे बहुत सारा लिख सकते हैं। देखो मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नोमेनक्लेचर भी डिफरेंट आएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बेटा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल क्या लिखोगे बोलो, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर दिस। यहाँ पे आप देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3 कार्बन में आप यहाँ पे बता सकते हैं 2 2 डाइमिथाइल, सॉरी यहाँ पे 6 तो हुआ भी नहीं, 6 तो करने पड़ेंगे आपको। 4 कार्बन कर दो बेटा, 4 कार्बन करो, 4 कार्बन करो, है ना। ये लॉन्गेस्ट कार्बन 4 का आएगा, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या करोगे, तो 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन ये होगा कि बताइए कि 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है। तो आपको कहना पड़ेगा कि ये सर तो चेन आइसोमर है, बिकॉज लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन जो है 1 में कितने हैं 5, पेंटेन नहीं बेटा हेक्सेन होगा। यहाँ पे 6 कार्बन है ना, हेक्सेन होगा। यहाँ पेंटेन हो गया, ठीक है, ये भी पेंटेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटेन ब्यूटेन, ठीक है। सो ऊपर वाला हेक्सेन होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेन आइसोमर, बिकॉज लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन यहाँ पे कितने हैं 6 कार्बन के हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन के हैं। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में देखेंगे तो 5 एंड 6 लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज हो गया है, तो चेन आइसोमर। बताइए 2 3 क्या होगा, 2 एंड 3
लेंथ ऑफ मेन कार्बन इज रिमेन सेम, 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, बट द पोजीशन, पहले पोजीशन 2 में था मिथाइल, अब 3 में है, तो यहाँ पे सिंपली कहेंगे इसको पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि 3 and 4 के बारे में बताइए, 3 and 4 के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सो 3 and 4 के बारे में अगर आप कहोगे तो ये हो जाएगा आपको चेन आइसोमर, बिकॉज लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन चेंज है। अच्छा, 4 and 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये हो जाएगा बेटा पोजीशन आइसोमर, बिकॉज लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन रिमेन सेम बट द पोजीशन ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, सो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब और रिलेशन जितना क्रिएट करना है, 1-5 कर लीजिए, 1-4 कर लीजिए, 1-3 कर लीजिए, ऐसे करके जितना भी रिलेशन निकालना आप निकाल लीजिए। तो ऐसे करके चेन और पोजीशन आइसोमर आप बता सकते हैं बड़े इजी तरीके से। अब आइए C7 के लिए ट्राई करते हैं। तो C7 के लिए जो आप बंदा लिख पा रहा है खुद से ना, आप खुद से ट्राई करिए C7 का लिखने के लिए कि कितने आइसोमर होंगे। अगर आप लिख पा रहे हो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे आइसोमर में। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन डिक्रीज करूंगा, यानी कि 6 का करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मेरे पास हाथ में एक कार्बन है तो मैं यहाँ पे पहले कार्बन दूसरे कार्बन पे प्लेस करूंगा। पहले कार्बन पे कर दिया तो वही बन जाएगा जो पहला है, इसीलिए पहले वाले पे नहीं कर सकता। नोमेनक्लेचर लिख के देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ही आ जाएगा वो, इसीलिए नहीं लिख सकते पहले नंबर पे। तो दूसरे में आपने प्लेस कर दिया, नंबरिंग कर लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन 6 रहने दो, कार्बन को डिस्प्लेस करो। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, थर्ड नंबर पे कार्बन को यहाँ पे ले आओ। नेक्स्ट 4 की बात करते हैं, आइए। तो अब आप अगर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे ना तो यही वाला सेम बन जाएगा, इसीलिए इसको ले करके यहाँ पे नहीं जा सकते, यू कैन नॉट राइट हियर। सो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन को कम करिए, क्या करेंगे 5 कर दीजिए। सो लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन अब जो है वो आपको यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 था, 4, 5, 6 था, 5 करिए। अब 1, 2, 3, 4, 5 आपके हाथ में अब 2 कार्बन है। देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज आप लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन पुट करिए, तो फर्स्ट में दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये दोनों कार्बन फर्स्ट सेकंड में ही दोनों कार्बन दे दिया। ठीक है, आ जाओ 4 हो गया एंड देन 5। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कार्बन को डिस्प्लेस करके ले चलता हूँ मैं थर्ड नंबर पे कार्बन पे। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैं यहाँ पे दोनों कार्बन को डिस्प्लेस करके ले गया। अब ये दोनों कार्बन को डिस्प्लेस करके इधर नहीं ले जा सकता मैं, क्योंकि वहां पे फिर से सेम आ जाएगा, जो पहले सिचुएशन 4 नंबर पे जो आया है वही चीज आ जाएगा फिर से, तो अब नहीं लिख सकते आगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे और दूसरी पॉसिबिलिटीज हम सोचते हैं। अब हम दोनों कार्बन को इस तरीके से कर देते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन को यहाँ रखता हूँ और एक कार्बन को यहाँ रखता हूँ, तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, और हम किस तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको प्लेस करने का तरीका है 1, 2, 3, 4, 5 एक कार्बन को यहाँ रखिए, एक कार्बन को यहाँ रखिए। एक ये पॉसिबिलिटीज हो गई। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो कि 5 कार्बन को ऐसे बना दीजिए और 2 कार्बन को यहीं पे रख दीजिए। ठीक है, रख दिया आपने। एक और बनाना है। अब 5 कार्बन से जितना मैक्सिमम बन पाना था बेटा मैंने बना दिया। अब और 5 से नहीं बना सकते। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 अब आप 5 से जितना मैक्सिमम बनाना था आपने बना लिए हैं। अब और पॉसिबिलिटीज नहीं है तो ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। कोई आप ट्राई करोगे तो कोई ना कोई रिपीट कर जाएगा। आप गौर से देखना, आप उसकी नंबरिंग करके देखो, नोमेनक्लेचर लिख करके देखो, किसी ना किसी से जरूर वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म रहें आप, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने कैसे नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपको लिख करके बताया है। अब हम एक लास्ट 9 बोला था ना C7 के लिए, तो 9 बनता है, तो एक और बनाना पड़ेगा। एक और कौन बनेगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए
9 नंबर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये 9 नंबर हो जाएगा ऐसा। एक लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन को कम करिए, 4 करिए, और 3 कार्बन आपके हाथ में है तो एक यहाँ पे 2 कार्बन को लिख दीजिए और यहाँ पे 1 कार्बन को लिख दीजिए। ये अरेंजमेंट आपका लास्ट वाला होगा। तो आपने देखा कि टोटल 9 आइसोमर हम बता सकते हैं। अब मैं नहीं बोलूंगा आपको, आप किसी से भी 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है ना, किसी से भी किसी का रिलेशन निकालने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि कौन सा आइसोमर है, चेन एंड पोजीशन में डिफाइन करने की कोशिश करिए कि कौन सा आइसोमर यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम अल्केन का देख लिए, ठीक है, अल्केन आइसोमर हमने देख लिया। एक लेक्चर और बनाऊंगा आइसोमर पे, जिसमें हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमर को और मेटामेरिज्म को, है ना, मेटामेरिज्म को। तो ये एक लेक्चर और लगेगा, इतना ही लंबा लेक्चर एक और बना दूंगा तो आइसोमेरिज्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आई थिंक आपको अल्केन वाला पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करिए, ट्रिक याद रखिए। C4, C5, C6, C7, अगर आपको कभी 2, 3, 5, 9 अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए ना, अल्केन सिंपली दे दिया जाए और बोला जाए आप आइसोमर बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कितना होगा, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो डायरेक्टली ये टिक करें यहां से ट्रिक देख करके, ठीक है। तो ये मेरा ATM पिन है 2359 बेटा, तो ये ट्रिक देख करके ही टिक कर दें। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिफाफा करने की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर एग्जाम में दे दे, लिखने के लिए दे दे, तब के केस में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये, है ना। लेकिन आप सोचेंगे सर C8 का पूछ दिया तब क्या करेंगे? बेटा मैं बताता हूं कि कंफर्म कभी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जब C8 का बनाने बैठोगे ना तो आपको 15 के अराउंड आइसोमर आएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो आपको आइसोमर इसी तरीके से लिखवाने के लिए बैठा है? सिर्फ नहीं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए बैठा है। वो कभी भी आज तक ना पूछा गया ना आगे पूछा जाएगा C8 के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आइसोमर बन जाते हैं, ठीक है। तो C8 के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले लेक्चर में हम फंक्शनल आइसोमर मेटामेरिज्म को कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।